अब हम लोग देखेंगे प्री मैलिग्नेंट लीजन्स एंड प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस के बारे में, ठीक है। तो प्री कैंसरस या फिर प्री मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है, यानी कि ये टिश्यू की ये पोटेंशियल होती है कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर सके कैंसरस फॉर्म में, ठीक है। सो ये टिश्यू की पोटेंशियल होगी कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर पाएगा कैंसरस फॉर्म में। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्री मैलिग्नेंट लीजन क्या होता है, ठीक है। प्री मैलिग्नेंट लीजन, यहाँ पे एक कीवर्ड आप याद रख सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली अल्टर्ड टिश्यू, ठीक है। ये क्या होता है, प्री मैलिग्नेंट लीजन क्या होता है, एक मॉर्फोलॉजिकली अल्टर्ड टिश्यू होता है जिसमें कैंसर इज मोर लाइकली टू अकर, ठीक है। इसमें ना ये मॉर्फोलॉजिकली अल्टर्ड टिश्यू होगा और इसमें चांसेस हैं कि कैंसर हो सकता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द नॉर्मल टिश्यूज़, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया हो गया, इरिथ्रोप्लेकिया हो गया, कार्सिनोमा इन सीटू हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। और अब हम लोग चलते हैं प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। तो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन क्या होता है, इसके भी कीवर्ड आप याद रखें, एक जनरलाइज्ड स्टेट ऑफ बॉडी, यानी कि ये एक जनरलाइज्ड स्टेट ऑफ बॉडी, यानी कि जिसमें कि इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, सिफिलिस एंड लाइकन प्लानस एक्सेट्रा, जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। जो बातें थी प्री मैलिग्नेंट कंडीशन और प्री मैलिग्नेंट लीजन के बारे में, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेजिया, ठीक है। डिस्प्लेजिया जनरली क्या होता है, इसे आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि एक नटखट बच्चा है, ठीक है, आप इमेजिन करें, ठीक है, एक नटखट बच्चा है, वो बहुत ही इधर उधर भागता रहता, रैंडमली इधर उधर भागता रहता, ठीक है, और उसको क्या करता, पूरे घर को बिखरा देता है, ठीक है। वो सामान इधर छू रहा है, उधर छू रहा है, ठीक है, घर को पूरा बिखरा देता है। तो इसमें क्या होगा, अब इसे समझें कि ये क्या होता है। डिस्प्लेजिया अगर पूछा जाए तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, अनकोऑर्डिनेटेड सेलुलर प्रोलिफरेशन, ठीक है, सेल की अनकोऑर्डिनेटेड प्रोलिफरेशन होगी इंडिविजुअल सेल्स की, या फिर साइटोलॉजिकल एटिपिया, ठीक है। एटिपिया मतलब क्या हो गया कि स्टेट ऑफ बीइंग नॉट नॉर्मल, ठीक है। साइटोलॉजिकली ये नॉर्मल साइटोलॉजी नहीं होगी उस सेल की, एंड लॉस ऑफ आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन, यानी कि उस सेल की आर्किटेक्चर में भी और आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन में भी लॉस हो जाएगी। तो ये दो चीज़, जैसे कि साइटोलॉजिकल एटीपी एंड लॉस ऑफ आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि डिस्प्लेजिया को डिस्प्लेजिया बनाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेजिया का मेजर रोल है प्री कैंसरस कंडीशन एंड प्री कैंसरस लीजन में, ठीक है। अगर डिस्प्लेजिया नहीं होगा तो प्री कैंसरस कंडीशन और प्री कैंसरस लीजन नहीं देखने को मिलेगा, और अगर प्री कैंसरस कंडीशन और प्री कैंसरस लीजन है तो डिस्प्लेजिया होगा ही उसमें, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये फोर रनर है कैंसर का, ठीक है। अगर इसके डिस्प्लेजिया के बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि कार्सिनोमा इन सीटू होगा, ठीक है। कार्सिनोमा इन सीटू जनरली क्या होता है, एक बेसिक टर्म में आप याद कर लें, समझ लें कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें, ठीक है। कार्सिनोमा इन सीटू में बस बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होने ही वाला रहता है, ठीक है, जो कि वो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। डिवाइड करते करते अगर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को कवर कर लेगा तो वो मैलिग्नेंट बन जाएगा, ठीक है। वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, वो अनदर थिंग है, ठीक है। तो डिस्प्लेजिया के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे इसके फीचर्स के बारे में, कौन कौन से फीचर्स है, साइटोलॉजिकल फीचर्स एंड आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन के बारे में, जो डिस्प्लेजिया को डिस्प्लेजिया बनाता है, ठीक। तो डिस्प्लेजिया क्या होता है, प्रोलॉन्ग क्रोनिक इरिटेशन होता है, यानी कि किसी भी सेल को प्रोलॉन्ग इरिटेट किया गया बहुत दिन से, ठीक है। सपोज ये सेल है, इसको या फिर टिश्यू आप समझ लें, ठीक है, इसको प्रोलॉन्ग से स्टिमुलेट किया गया या फिर प्रोलॉन्ग इसे इरिटेट किया गया, और या फिर उसमें इन्फ्लामेशन रहा, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्टिक चेंजेस शो करने लग जाएगा, ठीक है। ये इसका कॉमन साइट क्या होगा, माउथ, ठीक है। जनरली इसका कॉमन साइट होगा माउथ, ठीक है। फिजिकल कांस्टेंट ट्रॉमा ओरल म्यूकोसा में क्या हो जाएगा, फिजिकल कांस्टेंट ट्रॉमा हो गया अगर ओरल म्यूकोसा का, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेजिया हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। डिस्प्लेजिया जनरली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। अगर इसका वो जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस को हटा दिया जाए, ठीक है, स्टिमुलस अगर हट जाएगा तो सेल फिर वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। जो डिस्प्लास्टिक फीचर्स दिख रहे थे वो नॉर्मल हो जाएंगे। मगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये सिवियरिटी ऑफ डिस्प्लेजिया पे भी डिपेंड करता है। अगर मॉडरेट डिस्प्लेजिया है या फिर माइल्ड डिस्प्लेजिया है तो यानी कि वो सेल नॉर्मल हो सकता है स्टिमुलस के जाने के बाद। मगर अगर सीवियर डिस्प्लेजिया हो जाएगा, ठीक है, सीवियर डिस्प्लेजिया होने के बाद वो कार्सिनोमा इन सीटू में कन्वर्ट होने लग जाएगा,
और फिर वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ सकता है, ठीक है। बहुत मुश्किल ही होगी, अगर अनट्रीटेड रहा तो वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाएगा, ठीक है, नॉर्मल टिश्यू में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। सो डिस्प्लेजिया में जनरली क्या होता है कि अगर सेल के किसी भी एरिया में क्रॉनिक इरिटेशन, ठीक है, प्रोलॉन्ग क्रॉनिक इरिटेशन या फिर इन्फ्लेमेशन होती जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो सेल अपने आप को बहुत ही कोशिश करेगा अडेप्ट करने की, ठीक है। और फिर अगर वो अल्टीमेटली अगर वो अडेप्ट कर जाता है तो क्या हो जाएगा, वो स्टिमुलस के चले जाने के बाद सेल अपने आप को नॉर्मल टिश्यू में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, यानी कि वो टिश्यू नॉर्मल हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, कॉमन सेल है, यहाँ पे बहुत सारा क्रॉनिक इरिटेशन होने लगा और फिर वो सेल क्या हो जाएगा स्टिमुलस के कारण, ठीक है। तो अगर वो स्टिमुलस चला जाएगा तो वो सेल रिवर्स बैक हो जाएगा, वो नॉर्मल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात थी रिवर्सिबल चेंज के बारे में, ठीक है। तो मगर अब क्या हो जाएगा, अगर डिस्प्लेजिया कैसे न्यूप्लेजिया में कन्वर्ट हो जाता है वो हम लोग अब देखेंगे कि कैसे ये न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करने लग जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, जैसे कि कोई भी हार्मफुल या फिर नॉक्शियस स्टिमुलस, ठीक है, जैसे कि कार्सिनोजेंस, वो क्या करेगा कि किसी भी नॉर्मल टिश्यू पे जाएगा, ठीक है, अफेक्ट करेगा उसे, इरिटेट करेगा उसे, ठीक है। तो सेल बहुत हद तक चाहेगा कि अपने आप को वो बेचारा संभाल के रखे, अडेप्ट कर ले और अपने आप को बचा के रखे उससे, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये कार्सिनोजेन, ठीक है, बहुत देर तक, बहुत दिन तक रह जाएगा या फिर बहुत ही ज़्यादा होगा कार्सिनोजेन इफेक्ट, तो क्या हो जाएगा कि सेल अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगा, वो हार जाएगा, ठीक है। फिर वो क्या करने लगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करने लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे डिस्प्लास्टिक डायरेक्शन में जाने लग जाएगा। डिस्प्लास्टिक डायरेक्शन मैंने यानी कि उसमें बहुत सारे फीचर्स दिखेंगे, जैसे कि बेसिलर हाइपरप्लेजिया दिखेगा और फिर बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। माइटोटिक सेल्स बहुत सारे दिखने लग जाएंगे, माइटोटिक डिवीजन बढ़ने लग जाएंगे उसके अंदर। वो फीचर्स हम लोग आगे देखेंगे। न्यूक्लियस सेल से बड़ा अब दिखने लग जाएगा, दोनों का रेशियो में डिफरेंस आने लग जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो डिस्प्लास्टिक डायरेक्शन में धीरे धीरे वो अपने आप को कन्वर्ट करने लग जाएगा अपना कंट्रोल खोने के बाद। यानी कि वो जब अडेप्ट करने के बावजूद भी अगर वो स्टिमुलस वहीं पे परसिस्ट करता है तो फिर क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे इरिवर्सिबल सेल की डैमेज हो जाएगी। यानी कि स्टिमुलस चला भी जाए ना तो उस टिश्यू या सेल को कोई असर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल सेल डैमेज हो जाएगा, या तो सेल डेथ हो जाएगा या तो सेल मजबूरी में न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अब ये न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या होगा उसमें, वो ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। एंड डिस्प्लास्टिक सेल होम्योस्टैटिक कंट्रोल खो देगा एंड अज्यूम एनाटॉमी ऑफ ट्यूमर सेल, और ये ट्यूमर सेल की एनाटॉमी को अज्यूम कर लेगा, ये ट्यूमर के फॉर्मेशन में जुट जाएगा। तो इसे भी रिलेट कर सकते हैं, पहले मासूम था, इसे बहुत सारा टॉर्चर किया गया कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अडेप्ट करने की कोशिश भी करता रहा, मगर क्या हुआ कि टॉर्चर कंटिन्यू रहा, उसका डोज कंटिन्यू रहा, यानी कि स्टिमुलस, ठीक है, कार्सिनोजेनिक स्टिमुलस कंटिन्यू रहा, तो क्या हो जाएगा, सेल प्रोलिफरेट करने लग जाएगा। मतलब कि प्रोलिफरेशन से आप याद रखें कि वो अपने आप में इरिटेशन, डिप्रेस्ड होने लग जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, डिस्प्लास्टिक डायरेक्शन में जाने लगेगा, यानी गलत डायरेक्शन में चले जाने लगेगा और इरिवर्सिबल सेल डैमेज होने लग जाएगा। यानी कि उसका दिल ऐसा टूटेगा कि वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा, या तो वो मर जाएगा या तो फिर अपने आप को इतना पत्थर बना लेगा कि वो न्यू प्लास्टिक चेंज करने लग जाएगा। तो इसे आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लास्टिक फीचर्स के बारे में कि क्या क्या फीचर्स दिखेंगे डिस्प्लेजिया वाले सेल्स में, डिस्प्लास्टिक चेंजेस में, ठीक है। तो दो फीचर्स दिखते थे जनरली, आर्किटेक्चरल क्राइटेरिया और साइटोलॉजिकल क्राइटेरिया, यानी कि आर्किटेक्ट में जो चेंज दिखेगा और साइटोलॉजी में जो चेंज दिखेगा, ठीक है। तो आप इधर एक बार देखें कि जनरली ये हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर जनरली इस तरह की बनी हुई होती है। मैं इसे पूरा डायग्राम क्लियरली मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। तो इस तरह की बनी हुई होती है जनरली। ऊपर में होता है एपिथेलियल सेल्स और नीचे जो होते हैं वो सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, और ये जो होता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना।
ये सेपरेट करता है एपिथेलियल सेल्स टिश्यूज़ को फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में जनरली ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये सारी चीज़ें, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो सेपरेट करता है दोनों को, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं बता देती हूँ कि यही जो बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर ब्रेक हो जाता है ना, तो वो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा और फिर वो सेल डिवाइड करते 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 सीवियर डिस्प्लेजिया के बाद कार्सिनोमा इन सिटू आ जाएगा। फिर उसमें क्या हो जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, कार्सिनोमा इन सिटू के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होगा ये ब्रेक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मेटाप्लेजिया होने लग जाएगा। तो वो उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो अनदर फैक्टर है। तो ये मैं एक जस्ट बेसिक बताने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल क्राइटेरिया में हम लोग पहले कुछ फीचर्स हैं जो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। सपोज ये ऊपर की फ्लोरिंग की हुई है, ठीक है। सपोज कि ऊपर का छत है वो इरेगुलरली है, ठीक है। जनरली सब इरेगुलरली प्लेस्ड है, वो घर का जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ना वो इरेगुलरली बना हुआ है। तो इससे हम लोग ये रिलेट कर सकते हैं कि एपिथेलियल इरेगुलर स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन एपिथेलियम का इरेगुलर होगा। और उसके बाद आप ये इमेजिन करें कि उसमें से बहुत सारे झूमर से रिलेट करें कि झूमर क्या होता है, माइन्यूट डॉट 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 जैसा दिखता है ना। तो उसमें उससे ये आप रिलेट कर लें कि उसमें नंबर ऑफ माइटोटिक फिगर्स इंक्रीज दिखेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी, यानी कि यहाँ पे जो सेल्स होंगे, यहाँ के बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो सेल्स होंगे उसमें क्या हो जाएगा, बेसल पोलैरिटी में, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस जो होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्टेड दिखेगा, ठीक है। सपोज कि हम कोई इंसान, इसे बाद में मैं रिलेट करूँगी निमोनिक से, ठीक है। पहले अभी आप देख लीजिए। उसके बाद इसमें क्या दिखेगा, ड्रॉप शेप्ड रेटिपेजेस, ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन ये ड्रॉप शेप की तरह हो जाएगा, ठीक है, और भी ज़्यादा अंदर धंस जाएगा। और उसके अंदर क्या दिखेगा, केराटिन पर्ल्स दिखेंगे, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, बेसिलर हाइपरप्लेसिया भी दिखेगा, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की हाइपरप्लेसिया होने लगेगी। वो डिवाइड करके एक लेयर से 2 लेयर, फिर ऐसे डिवाइड करते करते बहुत सारे लेयर्स बना देंगे। तो ये आर्किटेक्चरल क्राइटेरिया में ये कुछ फीचर्स थे। इसके बाद आता है साइटोलॉजिकल क्राइटेरिया, ठीक है। साइटोलॉजिकल क्राइटेरिया में हम लोग क्या देखते हैं कि क्या हो जाता है इसमें, सपोज इसका भी मैंने एक निमोनिक बनाया। उससे पहले आप ये देख लें कि ये सब है क्या, कि एन्यूक्लियोसिस हो जाएगा उसमें, ठीक है। एन्यूक्लियोसिस मतलब न्यूक्लियस के साइज में वेरिएशन दिखेगा, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म दिखेगा, ठीक है इसमें, यानी कि न्यूक्लियस अलग अलग शेप की दिखने लगेगी। प्लियोमॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, अलग अलग फॉर्म के, ठीक है। उसके बाद सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म, इससे आप ये रिलेट कर सकते हैं कि सेल की शेप्स अलग अलग दिखेंगी, ठीक है। उसके बाद आता है एक और चीज़ छूट गई है, एनसाइटोसिस, ठीक है। एनसाइटोसिस यानी कि सेल की साइज में वेरिएशन दिखेंगे। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो जो होगा वो इंक्रीज दिखेगा। एंड हाइपरक्रोमेटिज्म दिखेगी इसमें, यानी कि जनरली न्यूक्लियस डार्कली स्टेन्ड दिखेंगे, ठीक है। और एटिपिकल माइटोटिक फिगर्स भी दिखेंगे इसमें। आई होप you enjoyed my video. Thank you.